उठाकर देखेगी तो उसको अंजाम भुगतना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बीएलएफ ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान। बुरी नजर वालों का काम तमाम, चीन के बाद यूएस भुगतेगा अंजाम। दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व के बाद से कई समस्याओं से जूझ रहा है। 1971 में 2 टुकड़ों में बंटने के बाद एक बार फिर से टूट के कगार पर आ पहुंचा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। इस बार बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने अपने खनिज संपदा को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। बीएलएफ ने अपनी आजादी की मुहिम को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है। बलूचिस्तान के विद्रोही गुट ने 2 टूक कहा है, पाकिस्तान या दुनिया का कोई दूसरा मुल्क उसके संसाधनों पर नजर डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीन बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को आतंकवाद बताकर अपनी औपनिवेशिक भूमिका छिपा रहा है। बलूचिस्तान उन सभी के लिए दलदल बन जाएगा जो हमारे संसाधनों की लूट में पाकिस्तान का साथ देंगे। चीन पहले से ही इसका एक असफल उदाहरण है। अमेरिका के साथ भी यही होगा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने चीन और अमेरिका के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी है। बलूचिस्तान में निवेश से बचने को कहा है। पाकिस्तान की नजर बलूचिस्तान के खनिज पर टिकी हुई है। पाक अपनी कंगाली को बलूचिस्तान के जरिए दूर करना चाहता है। कभी चीन पर डोरे डालता है तो कभी अमेरिका के आगे। के बाद अमेरिका भी अब पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है। बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट है जो अरब सागर और फारस की खाड़ी के पास है। चीन को घेरने के लिए अब अमेरिका भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। तो संक्षिप्त में इस रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिर बलूचिस्तान के ऊपर किन किन की नजर है और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऐलान कर दिया है कि भैया अगर हमारे पे नजर डालेंगे तो फिर आपको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब इसको विस्तार से समझेंगे क्योंकि आज की चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर धीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर और अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि देखिए हमने इसके पहले भी देखा है कि अमेरिका की अब आदत हो गई है कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। एक बार हम फिर देख रहे हैं कि अमेरिका ने पहले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और अब कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के खनिज संपदा पर उसकी नजर है जो कि भंडार कहा जाता है। आगे इसका क्या हो सकता है? देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऐलान तो कर दिया है कि अगर कोई भी नजर उठाकर देखेगा तो उसे भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि सिर्फ अमेरिका नहीं, कई ऐसे देश हैं जिनकी नजर बलूचिस्तान पर है। जी जी देखिए ये अभी की बात नहीं है। अमेरिका जो भी पूरे साउथ अफ्रीकन देश हैं जो कि कांगो हैं, ऐसे गरीब देश हैं जहाँ पे खनिज संपदा बहुत है, जहाँ पे डायमंड्स हैं, जहाँ पे कॉफी का जो प्रोडक्शन, तो अमेरिका और ऐसे नहीं उपनिवेशवाद जब चल रहा था तो स्पेन, इंग्लैंड, ऐसे सारे देश, ऐसे ऐसे देशों को, और एक पुरानी पद्धति है कि उनको जाना, वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटर करना। और इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में चाइना ने भी 2-3 देशों को ऐसा करने की कोशिश की। जैसे मालदीव में उसने इन्वेस्ट किया, श्रीलंका में किया, वहां पे लोगों ने हालत देखा। तो एक पुरानी पद्धति है, उस पद्धति कोई ये नई बात नहीं है। और अमेरिका पाकिस्तान को एक रोबू कंट्री वो समझता है, अंदर अंदर वो समझता है, बताता नहीं है। अब वो पाकिस्तान में जो सबसे समृद्ध क्षेत्र है बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान में उसकी नजर आज से नहीं, बहुत पहले से। और वहां पे ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना बहुत आगे निकल चुका है। जो चाइना वहां पे जो अपना कॉरिडोर वहां के थ्रू अफगानिस्तान लेके जा रहा है और वहां की सारी संपत्ति पर, और बहुत देर बाद यूएस जागा है। अब धीरे धीरे यूएस वहां पे अपना एक एजेंडा चलाएगा, उसके साथ पहले उसको बैन करेगा, पाकिस्तान को भी हैप्पी करेगा, पाकिस्तान के डिप्लोमेसी में वो उसके हस्तक्षेप होंगे ताकि किस तरह से लिबरेशन वाली एरिया में हम अपना ऑयल कंपनीज या और भी खनिज संपदा उस पर हम चाइनीज इन्फ्लुएंस को हटाएं और अपने इन्फ्लुएंस को लेके आए। और बाद में जब बलूचिस्तान बीएलए या फिर बीएलएफ
ये सब जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वहाँ के, जब वो चूंकि वो फंडेड बाई कहीं न कहीं किसी न किसी कंट्री से होते हैं और वहाँ उनको सपोर्ट मिलता है, जैसे कि बीएलएफ का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान तालिबान से रेजिम हो रहा है, तालिबान की पाकिस्तान से नहीं पड़ती है, तो कहीं न कहीं इनको मनोवैज्ञानिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं। तो जब वो स्ट्रांग हो गए तो दूसरा कॉरिडोर खुलेगा यूएस जैसे देशों का, या चाइना, या फिर ऐसे देश हैं जो कि दूसरे देशों में दखलंदाजी करते हैं, दूसरा फ्रंट भी खोलेंगे। फिर वो पाकिस्तान से भी बात कर रहे होंगे, वो बीएलएफ और बीएलए से भी बात कर रहे होंगे कि चलो तुम्हारे, अब जब अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि किसी देश की सत्ता को बदल सकते हैं, तो वो ऐसा करेंगे कि वो उस देश की सत्ता को उन्हीं बीएलए और बीएलएफ से पलटवा देंगे। तो ये जैसे अफगानिस्तान में पहले तालिबान को सपोर्ट मिला और तब तालिबान काफी स्ट्रांग हो गया, तो वही देश तालिबान को सपोर्ट करके वहां सत्ता बदलवा दिए। तो इनका काम है कि उस देश के चुनी हुई जनता से या उससे मतलब नहीं है, उनके रिसोर्सेस का ध्यान रहता है, उन देश को किसी भी तरह से अपना वहां पे एक एजेंडा सेट करना रहता है ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था वहां से बनती रहे। जी सुचित्रा। बिल्कुल। धीरज कुमार जी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो मुखिया हैं उन्होंने बयान देते हुए अमेरिका को चेताया भी है और तमाम देशों को भी इसमें घेरा है, और साथ ही कहा है कि हमारे लोकतंत्र पर हमला है। अब हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फ्रंट अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रहकर वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें आज़ादी मिलने के बाद हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब ये जो फ्रंट ने ऐलान कर दिया है, इसके बाद अमेरिका का क्या रुख होगा, और जो तमाम देश जिनकी बलूचिस्तान पर नजर है उनके तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं? देखिए, अमेरिका का रुख साफ है। अमेरिका का रुख है कि इस समय पाकिस्तान को टारगेट करना। इनफैक्ट उसको बीएलए नहीं टारगेट करना, उसको बीएलएफ नहीं टारगेट करना है, उसको पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान के थ्रू उसको रसिया और चाइना को टारगेट करना है। और उसके लिए जो इंटरनल मैटर्स हैं, जैसे बीएलए हो गए, बीएलएफ हो गया, इनको जो कहीं बैन करना, बट नेचुरल है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी को और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको खुश करना, तो छोटे मोटे काम उनको करने पड़ेंगे। उनका मेन टारगेट है कि जो सीपीईसी जो चाइना का जो कॉरिडोर है वो जो जा रहा है, उसको किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, और वहां पे एक फ्रंट तो रहेगा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, लेकिन दूसरा डिप्लोमेसी अंदर इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही होगी कहीं न कहीं सेपरेटिस्ट ग्रुप का, ताकि वो चाइनीज एडवांसमेंट को रोकें। और ताकि मेरी वहां पे दाग बने। तो चाइना का वहां पर यूएस का रुख बिल्कुल क्लियर है। यूएस का रुख क्लियर है कि मुझे पाकिस्तान धीरज कुमार जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी, जिस कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं इस पर तो चाइना की तरफ से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अब पाकिस्तान ऐसा हो गया है कि एक तो चाइना के साथ भी उसने हाथ मिलाया हुआ है और अब अमेरिका के साथ भी हाथ मिलाता है, तो क्या पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होगी कि दो नाव पर सवार है? पाकिस्तान बिल्कुल सैंडविच्ड है। हाँ, जैसे सैंडविच होता है उस तरह सैंडविच्ड है। और पाकिस्तान की आज की बात नहीं है ये, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से पाकिस्तान हमेशा एक सैंडविच कंट्री रहा है, चाहे वो चाइना के इन्फ्लुएंस में रहा हो, चाहे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहा हो। वो हमेशा उसकी खुद की अपनी कोई वही मैं बता रहा था ना कि AAA अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, तीन चलाते हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि चाइनीज, देखिए मुनीर साहब सबसे पहले गए वहां मिलने के लिए, मैं सॉरी मुनीर साहब नहीं बोलूंगा, मुनीर बोलूंगा। मुनीर गए पहले अमेरिका गए, वहां खाना खाए। खाना खाने के आने के बाद अगर आप उसको क्रोनोलॉजी के देखेंगे तो 10 दिन के बाद तो फिर चाइना गए। चाइना ने उनका कान पकड़ा, बोला कि बताइए भाई वहां क्या बात हुई तुम्हारी। तो वहां पे उन्होंने आश्वासन किया होगा कि नहीं हम अमेरिका के साथ हमारी जो बात चल रही है उसमें आपके लिए कोई हमने, लेकिन चाइना का पूरा टारगेट है, अमेरिका का पूरा टारगेट है कि जो 86% हथियार अभी आ रहे हैं अमेरिका में पाकिस्तान में चाइना से, वहां पे किसी तरह से उसका मैं जो अब 10% रह गया है अमेरिका का, जो पहले 80% होता था, उसको पहले अपने डिफेंस को इक्विपमेंट को बेचना चाइना को, उसके बाद चाइनीज टेक्नोलॉजी को किसी तरह से पाकिस्तान में घुस के चुराना है। इंटेलिजेंस उस पर काम कर रही होती है अंदर अंदर, न्यूज में जो आ रहा है वो अलग है, इंटेलिजेंस का अपना एक टारगेट रहता है जो कभी न्यूज में नहीं आता। हाँ, क्योंकि किसी भी देश की इंटेलिजेंस कभी ना उसके संसद में उसका टेबल किया जाता है, उसकी रिपोर्ट को ना वहां की लीडरशिप को ना ओपन बताया जाता है। तो अंदर अंदर उस बात में है कि किस तरह से चाइनीज जो भी चीजें हैं वहां पे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या हथियारों में कौन सा टेक्नोलॉजी है, वो चीजों को अमेरिकन समझेंगे, फिर उसका काउंटर निकालेंगे, और उसके साथ साथ जो एडवांसमेंट हो रहा है जिसकी वजह से अफगानिस्तान तक जो BRI के अंदर जा रहा है उसको डिस्टर्ब करना है।
और अपनी अब धीरे धीरे जो खोई हुई साख है पाकिस्तान में, जो अपना पैर धीरे धीरे हल्का हो रहा था, उसको फिर जमाना है। चाइना का बस यही एक टारगेट, यूएस का बस यही एक टारगेट है। धीरज कुमार जी, जिस तरीके से आप पूरे मामले पर प्रकाश डाल रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर इन दोनों देशों का क्या मकसद है और खासकर अमेरिका की क्या मंशा है इसके पीछे, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि ग्वादर पोर्ट जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है और वहां से कॉरिडोर बनने की बहुत पहले से शुरुआत हो गई थी और युद्ध स्तर पर उधर काम भी चल रहा है, लेकिन चाइना के जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो खिलौने हो, तमाम चीज़ें जो भी उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसकी बहुत विश्वसनीयता होती नहीं है। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि चाइना के कितने सारे ड्रोन्स वगैरह जो थे वो भारतीय शूरवीरों ने मार गिराए थे। इस बात पर अमेरिका को इतनी क्यों चिंता है? क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका के प्रोडक्ट ज़्यादा विश्वसनीय है। फिर अमेरिका इतना चिंतित क्यों है इस बात को लेकर कि 80% अगर जा रहा है और हमारा अब 10% है, इस बात को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखिए, इंटरनेशनल एरेना में क्या होता है सुचित्रा जी कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री, डिफेंस स्टडीज ये कहती है कि कोई भी देश से अगर भारत भी अपना उत्पादन करेगा तो वो भारत अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेगा दूसरे देशों को, और वही टेक्नोलॉजी का एक लेवल होगा जो ट्रांसफर करेगा, जिसमें कि भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक जो एक लेवरेज हो बना रहे। तो चाइना भी पाकिस्तान को वो सब कुछ नहीं देगा जो कि उसकी बेस्ट होगी। अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती, क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान एक रोबो कंट्री है, वहां से न्यूक्लियर जो फार्मूलेस थे जब वो नॉर्थ कोरिया पहुंच सकते हैं, ईरान पहुंच सकते हैं, तो एक छोटी बात है। और जबकि वहां पे यूएस अपना पूरी इंटेलिजेंस लगा रखा है पाकिस्तान में, तो वो जो भी हथियार देता, तो भारत के जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं वो उनको माना। और मेरी सलाह रहेगी कि कभी ये नहीं सोच के चलना है कि J-35 या वो उनके ड्रोन फिसड्डी हो गए तो पाकिस्तान या चाइना के पास हथियार नहीं है। हमको ये मान के चलना है कि उससे कम से कम 25 to 30% टेक्नोलॉजी बेटर उसके पास है, और हमको तैयारी उसके अनुसार करनी है। इसलिए जो भी ड्रोन्स वगैरह उनके गिरे, वो पाकिस्तान को वही चीज देगा जहां तक कि उसकी भी उस पर, अगर मान लीजिए कि ऐसा हथियार दे देता है पाकिस्तान को जिससे कि कोई भी भारत का युद्ध रोका जा सकता है, या अमेरिकन को जो टूल्स हैं वहां पे, इक्विपमेंट्स हैं उनकी, तो वो क्या करेंगे कि फिर उनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान भी चुराएंगे, पाकिस्तानी वाले चुरा के फिर वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोई भी कंट्री, चाहे भारत को चाहे अमेरिका भी कोई अगर देता है तो हथियार तो वो 1-2 जनरेशन पीछे का देता है। इसीलिए अपने आप पे अपने जो आत्मनिर्भरता है उसमें किसी देश को आगे जाना चाहिए। अब भारत इस बार लगभग इस साल जो है लगभग 32,000 करोड़ का जो एक डिफेंस इक्विपमेंट निर्यात किया है, और यही चीज एक आशा की किरण है भारत को कम से कम एशिया में एक महाशक्ति बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज हमने देखी भी है और लगातार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तमाम मंचों से सुना है कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा और डिफेंस सेक्टर में भारत सबसे ज्यादा इसको विश्वसनीयता के साथ लेकर आएगा ताकि भारत को किसी देश पर निर्भर ना होना पड़े। धीरज कुमार जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अमेरिका ने BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, इसको लेकर तमाम चीजें तो आ ही रही थी। अब जो है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी इसको लेकर अब ऐलान कर दिया था कि अब अगर कोई पाकिस्तान और बलूचिस्तान की ज़मीन पर नज़र डालेगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर अगर हम पे नज़र डालेगा तो उसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब ये चीज़ें तो जग जाहिर हो गई हैं। हमारे साथ अहमर मुफ्ती खान जुड़ गए हैं, बलूच पत्रकार है, उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज कुमार जी, आपके साथ थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे और उनका रुख करेंगे क्योंकि वो वहाँ के हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अहमर साहब, और अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या स्थिति है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर कोई बलूचिस्तान के खनिज संपदा पर और हमारे पे नज़र डालेगा तो उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसका क्या हम मायने समझ सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है? ये नमस्कार। देखें, आज जो हमें रिपोर्ट मिल रही है बलूचिस्तान से, मच के इलाके में बोलान में पाकिस्तान की जो इस्लामो फेशिस्ट हिटलराइट फौज है वो वहाँ पर F-16 तैयारों से बमबारी कर रहे हैं सिविलियंस के ऊपर। हमारे जो निहत्ते अवाम हैं सिविलियंस, उनके ऊपर ये जो पंजाबी हिटलराइट दहशतगर्द फौज है ये उनको टारगेट कर रही है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इसको जो
सब कुछ शह मिला है ये आसिम मुनीर को, जो गंदे में से गंदा जनरल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये जो है कुरानी आयत पढ़ के दहशतगर्दी करता है। ये कुरानी आयत पढ़ते जब इनसे लोग पूछते हैं हमारे बलोच कि भाई आप हमें क्यों अगवा कर रहे हैं, हमें क्यों आप जबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं, तो इसका जवाब ये कुरानी आयत से देता है। ये जो कर रहा है इससे तो जो लोग हमारे बलूचिस्तान के हैं उनको तो शायद कुरान से भी नफरत हो जाए इसकी वजह से। ये बहुत ही बड़ा जल्लाद है। मैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो उन्होंने कॉल दिया है मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूं, और बलूच लिबरेशन आर्मी जो कार्रवाई कर रहे हैं मैं उनकी भरपूर हिमायत करता हूं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं। अमेरिकन दहशतगर्द खुद है। आपने ये पूरी बात दुनिया को मालूम है। अभी 4 रोज पहले इनके एक जनरल ने कोई आर्टिकल लिखा, मार्क किमिट ने वॉशिंगटन टाइम्स में आर्टिकल लिखा जिसमें कि उन्होंने आसिम मुनीर की बड़े तारीफें किए। और ये मार्क किमिट दरअसल इराक में खुद भी जंगी जुराइम में मुलविस था। तो इस किस्म के लोग जो हैं जो खुद जंगी जुराइम में मुलविस हैं वो आसिम मुनीर का साथ दे रहे हैं। हमारा इल्तिजा है भारत के अवाम से, हमारा इल्तिजा है जो दूसरी दुनिया के कौम हैं उनसे कि बलोचों का भरपूर साथ दें, क्योंकि ये इस्लामो फेशिस्ट आर्मी जो है ये सिर्फ टेररिज्म कर सकती है, ये सिर्फ पूरे इलाके में खलबली मचा सकती है। इसको शिकस्त देना हम सब का एजेंडा मुश्तरका होना चाहिए। देखिए हमें भारत से के लोगों से प्यार है, हमें भारत के लोगों से रिस्पेक्ट है। ये जिहादियों के जहन में सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नफरत है। जब ऐसा मामला है तो भारत के ये 1.5 अरब अवाम है उनको चाहिए कि बलूचों के साथ भरपूर साथ दें। हमारे लोगों के पास हथियारों की कमी है, हम अपील करते हैं कि हमें हथियार दिए जाएं ताकि हम इन जिहादी जल्लादियों से मुकाबला कर सकें। फतेह हमारी होगी। देखिए इन्होंने 19 साल पहले इसी तरह F-16 तैयारे इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के जो बहुत बड़े लीडर थे नवाब अकबर खान बुगटी को 26 अगस्त 2006 को शहीद किया था। उस टाइम पर भी इनके साथ बरतानिया ने दिया था, आज इनके साथ अमेरिका दे रहा है। लेकिन हमारी तहरीक आज कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज हमारे लोग जो है जब आजादी की तहरीक एक हद तक पहुंचती है तो उसको दुनिया की कोई कुव्वत ताकत नहीं दबा सकती है। आप जिस तरीके से तमाम चीजों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ धीरज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख करूंगी। सर एमआर साहब जिस तरीके से बता रहे थे लगातार, सर आपके बात से हमें ये भी पता चल रहा है कि वहाँ के लोग कितने तकलीफ में, कितने दर्द में है। एमआर साहब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो पूरा ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और बलूचिस्तान के जो खनिज संपदा पर पूरी दुनिया में से कई ऐसे देश जिनकी नज़र है, बुरी नज़र कह सकते हैं, अब ये भी आप बता रहे हैं कि लगातार हमले किए जा रहे हैं, बलूचियों पर अत्याचार हो रहे हैं। सर ये जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, क्या ये इसको रोकने के लिए अमेरिका ये रुख अख्तियार कर रहा है? देखिए ये जो हम पाकिस्तान की जो फौज है वो डबल डीलिंग कर रहा है जी। एक तरफ तो उन्होंने चाइना के साथ डील किया है और जाके वहीं दोबारा जाके अमेरिका से डील कर रहा है। ये डबल डीलिंग कहलाती है। इसको तो ये नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरी तो भारत के हुकूमत से अपील है कि किसी ना किसी तरीके से चाइना के साथ, रूस के साथ एक हो जाएं, क्योंकि अमेरिका को इस इलाके में आने ना दें। अमेरिका का क्या काम है कि वो 8000 दूर से हमारे इलाके में आए और यहाँ पे अपनी गुंडागर्दी वो रचाएं। ये अगर तीनों मुल्क एक साथ हो जाते हैं, अगर जो भी इनके आपस में जो भी इनकी कुछ नाराजगियां हैं उसके ऊपर ये काबू पा लेते हैं, भारत माता, चाइना और रशिया, इसका मुकाबला कोई दुनिया की कुव्वत नहीं कर पाएगा। और इनका एजेंडा होना चाहिए कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, क्योंकि बलूचिस्तान की आज़ादी से ही ये जो पंजाबी जिहादियों को एक सबक मिलेगा। फिर जो है ये कश्मीर के तरफ गलत निगाहों से, गंदी मैली आंखों से कश्मीर के तरफ नहीं देखेगा। ये जो
हमारे हिमांशी नारोवाल जिनको कि इन्होंने विड्रॉ कर दिया, इस किस्म के और हिमांशी नारोवाल नहीं होंगे जब इन पंजाबियों को शिकस्त होगा, ये जिहादियों को। ये पंजाबी जिहादी जो हैं बहुत गलत हैं, पंजाबी हिंदू नहीं, पंजाबी सिख नहीं, अहमद वो साहब, इंतहाई आप बेहतरीन पत्रकार हैं, लोग आप हैं। इस बात से भी बखूबी वाकिफ होंगे कि भारत अब अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ये कहा था कि हमने सीज फायर करवाया, नहीं मानने के देखिए नतीजा कि टैरिफ 50% भारत पर लगा दिया गया है। आप बखूबी इस चीज से वाकिफ होंगे। हमारे साथ धीरज कुमार जी वापस जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज कुमार जी, अमर साहब बहुत ही विस्तार से बता रहे थे कि इस वक्त बलूचिस्तान में हमले किए जा रहे हैं, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और अमेरिका कहीं ना कहीं जबरदस्ती, एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान पर खूब अत्याचार कर रहे हैं। अब इसको लेकर उनकी अपील भी है कि लोग बलूचिस्तान का साथ दें और किस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी में बाकी के देशों को वो आह्वान वो कर रहे हैं ताकि उनको आज़ादी मिल सके और पाकिस्तान के अत्याचारों से उन्हें छुटकारा मिल सके। हम समझना चाहेंगे इसका आने वाले समय में संभवतः इसका क्या नतीजा निकल सकता है, जहां पर अमेरिका, चाइना और तमाम देश जो है वो बलूचिस्तान पर बुरी नजर रख रहे हैं। देखिए, किसी भी देश के जो रिसोर्सेज होते हैं, बलूचिस्तान के जो बीएलएफ है और जो बीएलए हैं और इनके जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज डिमांड है, क्योंकि वो एक ऐसा रिच क्षेत्र। अब किसी भी देश का एक चीज बड़ा दुर्भाग्य है इस दुनिया में कि जो किसी भी देश का जो सबसे रिच एरिया होता है वहां सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि जहाँ पे रिच चीजें हैं वहां पे जंगल हुआ करते थे, कभी मरुस्थल होते हैं और वहां के जो ट्राइब्स या वहां के जो लोकल जातियां होती हैं बड़ी भोली भाली होती हैं, उनको पढ़े लिखे लोग वहां कब्जा करते हैं। ऐसे ही वहां बलूचिस्तान में हुआ है, जहाँ पे कि ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन वहां के लोग जो पहले कभी अपोज नहीं किए, लेकिन जब उनका ध्यान आया कि नहीं हमको तो लूटा जा रहा है, अब वो आए, अब उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए जब एक कदम आगे बढ़ाया है, तो ये एक स्वागत योग्य है कि वहां के लोग एक, देखिए बीएलएफ और बीएलए ये जो भी है, ये नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली हमको उसी दिन मुझे कंट्री मिल जाए, वो कम से कम एक ऑटोनमस बॉडी चाहते हैं। बहुत सारे देशों में उसको ऑटोनमस बॉडी बना दिया जाता ताकि फुल डिसीजन वही ले, उनकी अपनी व्यवस्था, वो उनकी जो है पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ना उसको डिसाइड करे, तो भी उनकी जो वहां के जो लीडर्स हैं उनको और वहां के जो लोकल उनको एक से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सारी चीजों को, जैसे चेचनिया में हुआ था उसको यूएस ने फंड किया, जहां तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, फिर वो रसिया के अगेंस्ट गया। ऐसे अभी देखिए सीरिया में यूएस ने अभी असाद को जो वहां से भगाया और वहां का जो एक आतंकवादी डेजिग्नेटेड उनका सपोर्ट किया, ट्रम्प जी उससे मिले भी। तो यूएस का एक ही मोटो है, उसको ना बीएलएफ से झगड़ा है ना उसको बीएलए से झगड़ा है, उसका बस एक है कि दोनों देश में जाके अपना कब्जा करो, वहां पे लड़ाओ, जो जहां पे जो पलड़ा जो तराजू का होता है। अभी पाकिस्तान लीडर्स को खुश करो ताकि हम बीएलए को डाउन करें, बीएलएफ को डाउन करें और उसके बाद जो है अपना फायदा उठाएं। तो सीधे तौर पर धीरज कुमार जी कह सकते हैं कि जंग अब तेज हो गई है आजादी को लेकर, जो बलूचिस्तान काफी सालों से इसको लेकर जंग कर रहा है, मांग कर रहा है, अब ये तेज हो गई है। अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।